वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। अपनी ज़बान बुक से एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। तो सबक का नाम है वतन की तरफ वापसी। इस सबक के अंदर गांधी जी जिस टाइम पर जनूबी अफ्रीका में वकालत कर रहे थे तो अपने वतन वापस लौट रहे थे हिंदुस्तान। तो इसी सफ़रनामे के कुछ हालात, कुछ कंडीशंस वगैरह इस चैप्टर के अंदर बयान की गई है, क्योंकि गांधी जी जनूबी अफ्रीका के लोगों को हिंदुस्तान के लोगों को वाकिफ़ करवाना चाहते थे कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी क्या कंडीशंस है वगैरह वगैरह। तो सभी बच्चे सबसे पहले अल्फाज मायने जान लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखोगे, इससे आपकी उर्दू भी पड़ेगी और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी। महसूल कहते हैं टैक्स को। नासुर यानी कि ना भरने वाला ज़ख़म। ताजिरो यानी कि ताजिर की जमा तिजारत करने वाला। कारकुन यानी कि काम करने वाला। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा। मुमताज़ दूसरों में नुमाया। फ़याज़ी दूसरों को फैज़ पहुँचाना। मुरव्वत दूसरों का ख़ास ख्याल रखना। मश्क किसी काम को बार बार करना। मुआवजा उजरत, यहाँ पर मुराद है बदले से। इसार कहते हैं कुर्बानी को। अब मैं आपको इस सबक का खुलासा पढ़कर बता देती हूँ, इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी 100%। और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो खुलासे को ध्यान से सुनेंगे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी पैदाइश पोरबंदर गुजरात में 1869 ईस्वी में हुई। इन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की तालीम हासिल करके जनूबी अफ्रीका के शहर नटाल में वकालत करनी शुरू की। जब गांधी जी वहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाक़फियत हो गए, जान गए और उन्हें यह एहसास हुआ कि इन लोगों को उनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बीवी बच्चों को भी यहाँ ले आऊँ और यहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लूँ, यानी कि यहीं पे परमानेंट तौर पर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगूँ। फिर उन्होंने सोचा कि अपने वतन हिंदुस्तान जाकर लोगों को जनूबी अफ्रीका के हालत से वाकिफ़ कराऊँ, रूबरू कराऊँ। लेकिन जनूबी अफ्रीका में अंग्रेज़ मकामी सियाह फार्म लोगों और वहाँ आबाद हिंदुस्तानी लोगों पर तरह तरह के जुल्म करते थे। इन लोगों को बहुत से इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं थी, किन पर, हिंदुस्तानियों पर और काले लोगों पर। यहाँ तक कि सवारियों के आला दर्जे में सफ़र करने भी इन्हें जनूबी अफ्रीका में रोका जाता था। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं थी। इन्होंने सोचा कि जब तक इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई जाए मैं चैन से नहीं बैठूँगा। गांधी जी ने सोचा कि वतन जाने के बाद मेरे पीछे कांग्रेस और तालीमी अंजुमन का काम कौन संभालेगा। इस वक्त गांधी जी की नज़र में दो अशख़ास थे। पहले आदम जी मियाँ खां और पारसी रुस्तम जी, दो अशख़ास को चूज़ किया था ताकि हिंदुस्तान में गांधी जी की गैर मौजूदगी के अंदर अंजुमन का काम संभाल सकें। कौन कौन? आदम जी मियाँ खां और पारसी रुस्तम जी। जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इज़्ज़त की निगाह से देखे जाने वाले अशख़ास। आराम जी मियाँ खां को सेक्रेटरी बनाया गया। 1896 के वस्त में पंगोला जहाज़ से गांधी जी अपने वतन रवाना हुए, वापस आए। जहाज़ के डॉक्टर ने गांधी जी को बेमुअल्लम के तामिल यानी कि तमिल सिखाने वाली किताब दी। गांधी जी ने बाकायदगी से इस किताब का मुताला किया, इस किताब को पढ़ा तमिल सीखने वाली को। इन्होंने नटाल शहर में सादा ज़िंदगी की एक मिसाल कायम करने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म और वहाँ के सियाह फार्म बाशिंदों और हिंदुस्तानी लोगों को मुत्तहिद करके हुकूमत के ख़िलाफ़ सत्याग्रह की तहरीक शुरू कर दी थी। गांधी जी ने एक अंग्रेज़ दोस्त की फरमाइश पर तीसरे दर्जे के मुसाफिरों में से एक उर्दू का मुंशी ढूंढ निकाला। वे मुंशी जो लफ्ज़ एक बार देखता कभी नहीं भूलता। गांधी जी को उर्दू के लफ्ज़ पहचानने में दिक्कत होती थी। गांधी जी कोशिश के बावजूद भी उसकी बराबर नहीं पहुंच सके, लेकिन तमिल अच्छी खासी सीख ली। तमिलनाडु में बोले जाने वाली लैंग्वेज तमिल। जनूबी अफ्रीका में वे नस्ली इम्तियाज़ यानी कि नस्ल से रिलेटेड फ़िरका परस्ती, नस्ली इम्तियाज़ की लड़ाई में गरीब और अनपढ़ दिलो जान से शरीक थे। इस लड़ाई के अंदर गरीब और अनपढ़ लोग
ان نیک اور بھولے بھالے لوگوں کا دل جیتنے میں گاندھی جی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ان کو ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی اور انگریزی سے آپس میں بات چیت کرنے کا کام چل جاتا تھا۔ وہ جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے حق و انصاف کی لڑائی لڑنا چاہتے تھے۔ جنوبی افریقہ میں جو لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے وہ ہندی یا ہندوستانی ٹوٹی پھوٹی بولتے تھے۔ پھر 10 دن کے اندر یہ سفر ختم ہو گیا اور گاندھی جی کلکتہ پہنچ گئے۔ اسی دن ریل سے ممبئی کے لیے یہ روانہ ہو گئے۔ تو سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے لفظوں میں کیسے لکھو گے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اس چیپٹر کے اندر جنوبی افریقہ کے لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے کالے لوگوں پر، ان کے خلاف گاندھی جی نے تحریک شروع کی تھی، اور پھر وہ جہاز کے اندر تھے، انہوں نے تمل سیکھی، اردو سیکھنے کی کوشش کی پر زیادہ نہیں سیکھ پائے، اور یہ سفر کل ملا کر کتنے دن کا تھا؟ 10 دن کا تھا۔ جہاز سے پہلے کلکتہ پہنچے تھے، پھر کلکتہ سے ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے تھے گاندھی جی۔ اب اس سبق کی ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، گاندھی جی جنوبی افریقہ میں کیا کام کرتے تھے؟ گاندھی جی جنوبی افریقہ میں وکالت کرتے تھے۔ سوال 2، جہاز کے سفر میں گاندھی جی کی کن لوگوں سے دوستی ہوئی؟ جہاز میں سفر کے دوران گاندھی جی کی دوستی 2 انگریز افسروں سے ہوئی۔ گاندھی جی اردو زبان سیکھنے کے لیے گاندھی جی نے اردو زبان سیکھنے کے لیے کس سے مدد لی؟ جواب، گاندھی جی نے اردو زبان سیکھنے کے لیے ایک انگریز دوست کی مدد لی۔ سوال 4، جنوبی افریقہ کی لڑائی کن لوگوں کے لیے تھی؟ جنوبی افریقہ کی لڑائی ان پڑھ اور غریب لوگوں کے لیے تھی۔ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کی بنا پر جو لڑائی تھی اس میں غریب اور ان پڑھ لوگ دل و جان سے شریک تھے۔ اب ہے گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن۔ لفظوں کا جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے عزت۔ جملہ ہوگا ہمیں سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ عزیز، اپنے عزیزوں کو تحفے دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ عقیدت، لوگ حضرت صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں۔ خوشگوار، برسات کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ معاوضہ، مزدور کا معاوضہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ اب ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد۔ کارکن کا واحد ہوگا کارکنوں، کارکن کا جمع ہوگا کارکنوں، نقصان کا جمع ہوگا نقصانات، خیال کی جمع خیالات، امید کی جمع امیدیں۔ اب جمع سے واحد ہے، تاجروں کا واحد تاجر، ہم وطنوں کا واحد ہم وطن، اختیارات کا واحد اختیار۔